हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो सिलेबस के अंदर दिया गया कंप्लीट 10 यूनिट्स में हिस्सा है, हर एक हिस्से के अंदर, हर एक यूनिट के अंदर जो कीवर्ड्स हैं, जो कि आगे चल के आपके हो सकता है एक कंप्लीट चैप्टर बन जाए, एक कंप्लीट टॉपिक बन जाए, या फिर हो सकता है वो छोटा ही कीवर्ड क्यों ना हो पर वो मल्टीपल जगहों पे यूज होता है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उन तमाम शब्दों की, उन तमाम टर्मिनोलॉजीज की, कीवर्ड्स की, जिनका उपयोग आपको साइकोलॉजी में, चाहे वो आपके मास्टर्स हो, चाहे वो आपका यूजीसी नेट के लिए हो, आपका गेट के लिए हो, या साइकोलॉजी में जो भी ये सिलेबस फॉलो होगा तब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो आपका वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको शुरू से लेके अंतिम तक जरूर देखें। और इसको हम कह सकते हैं कि मैंने ट्राई किया है कि साइकोलॉजी की एक जो सो कॉल्ड डिक्शनरी बना सकते हैं इसको, है ना, कि अगर हमारे पास ये सारे वर्ड्स की एक जनरल मीनिंग है ना, एक सामान्य इसका जो अर्थ हो सकता है आपके लाइफ में, उसको समझने के लिए, जिससे आप एक बार इसको रेफरेंस में लें तो आपको मीनिंग समझ में आ जाए, और फिर उस चैप्टर को पढ़ने में आपका जो इंटरेस्ट है वो और भी बढ़ेगा। और उसके एक तरह से जो भूमिका होगी ना, प्रीफेस जो होगा, पहले से पता होगा कि इसके अंदर हम किस वजह से पढ़ने वाले हैं और क्या सीखने को मिलेगा, या फिर इसको पढ़ने के बाद हम किन सारी चीजों को जान जाएंगे। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में मैं ट्राई करूंगा कि आपको यूनिट वाइज ये जो कीवर्ड्स है वो प्रोवाइड करूं। तो पहले से स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 आपका है इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, यानी जिसमें साइकोलॉजी का आविर्भाव हुआ, उद्भव हुआ, जिसमें इस सिलेबस के जो 3 मेन पार्ट हैं, जिसमें ईस्टर्न थॉट्स हैं, वेस्टर्न थॉट्स हैं, और जो एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, है ना, नॉलेज के, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो हालांकि कई सारे वर्ड्स बहुत ही जनरल मीनिंग देते हैं, जैसे अगर आप जो ईस्टर्न थॉट्स देखोगे उसमें भगवत गीता है, सूफिज्म है, बौद्धिज्म है, तो इसका डेफिनेटली आपको मीनिंग पता होगा कि ये जितने भी स्पिरिचुअलिटी वाले हिस्से हैं उसके अंदर की बारे में बात की गई है। जब हम उसको पढ़ेंगे तो उससे क्या क्रक्स निकलता है एज साइकोलॉजी, एज अ फिलॉसफी, और उसी को हम कैसे यूज करते हैं किसी के बिहेवियर को पढ़ने में, किसी के माइंड को रीड करने में, या फिर किसी के मनोविज्ञान को जानने। तो पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म या कीवर्ड है जो कि आपके ईस्टर्न थॉट्स में आता है, वो आता है इंटीग्रल योगा। इंटीग्रल योगा का मतलब क्या है? हिंदी में इसे समाकालिक योग कहा गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे प्रीवियस या ट्रेडिशनल तरीके से जो योगा होता था, उसमें होता क्या है कि भक्ति और मुक्ति के द्वारा जो होती है आत्मिक जागृति होती है ना, उसमें हम डिवाइन पावर को महसूस करने का तरीका खोजते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट इंटीग्रल योगा का आया है, ये श्री अरविंदो के द्वारा लाया गया है, और इसमें बताया गया है कि कैसे आप अपने माइंड, सोल, बॉडी, है ना, और जो हमारे इसके वाइटल ऑर्गन्स हैं, इसका कॉम्बिनेशन करके भी आप ट्रांसफॉर्मेशन पा सकते हैं। तो ये केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसके थ्रू आपको डिवाइन पावर मिलती है। तो आपका जो अब नेक्स्ट वर्ड है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, उसका नाम है इंडिजिनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो वेस्टर्न या फिर दूसरे कल्चर में फॉलो की जा रही है, उसे हम अपने इंडिया के अंदर किस तरह से फॉलो करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आईक्यू टेस्ट है। फॉरेन में जो आईक्यू टेस्ट है, अगर हम उसको एज इट इज इंडिया में फॉलो करते हैं, तो हमारा जो उसका रिजल्ट या आउटपुट आता है, दैट इज नॉट द करेक्ट, वो बिल्कुल भी गलत आएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया की जो ट्रेडिशंस है, इन्वायरमेंट है, सारी चीज इंपैक्ट करती है उस चीज को। ठीक है, तो इसका कुल मिलाकर ये मतलब है कि कोई भी चीज अगर हम कहीं से फॉलो कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, तो उसमें हमारा भारतीय जो परंपरा है, कल्चर है, उसको उस रूप में बदल के यूज करें। ठीक। सो थर्ड वर्ड आता है पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब क्या होता है? पैराडाइम का मतलब होता है एक शब्दावली या रूपावली, है ना, एक तरीका जिससे हम नॉलेज को गेन करते हैं, समझते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ने जाते हैं, कोई भी अगर नया टर्म हम पढ़ने जाते हैं, तो उसके अंदर एक अपना स्ट्रक्चर होता है समझने का। पहले के जमाने में अगर कहा जाए तो जब तक इस चीज का इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी नहीं हुई थी कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, यानी कि गोलाकार है, तब तक यही समझा जाता था कि वो फ्लैट है ना,
कि कहीं पे जाके एक थाली नुमा है और खत्म हो जाएगा। तो उस टाइम पे ये पैराडाइम था नॉलेज को अंडरस्टैंड करने का, एक शेप के अकॉर्डिंग। ठीक, और नेक्स्ट वर्ड आपका आता है पैराडिग्मेटिक कंसर्न। पैराडिग्मेटिक कंसर्न का मतलब ये है कि यदि कंट्रोवर्सी चल रही थी कि कौन सा कब साइकोलॉजी को फॉलो करें, जैसे बिहेवियरिज्म है ना, साइको एनालिसिस है, तो अलग अलग हर एक सब्जेक्ट में पैराडिग्मेटिक कंसर्न्स होते हैं। उसी प्रकार से साइकोलॉजी में भी हैं। अब कौन सा कब किसको फॉलो करना है, ये रिसर्च में प्रॉब्लम आती है कि कौन सा वाला मेथड हम यूज करें, तो इसी के बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक है, सो सिलेबस का जो नेक्स्ट पार्ट है, इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी क्राइसिस। ये एक्चुअल में एक वर्ड नहीं है, तो एक कंप्लीट फ्रेज कह सकते हैं इसको, जिसमें बताया गया है कि जब इमरजेंस हो रहा था साइकोलॉजी का, तो साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो था अपने आप में स्ट्रगल कर रहा था कि मुझे एक डिसिप्लिन की फॉर्म में लाओ एकेडमी में और मुझे पढ़ा जाए। आई मीन टू से कि हमेशा किसी न किसी एक सब्जेक्ट का पार्ट रह गया, कभी फिलोसफी का, कभी सोशल साइंस का, तो कभी किसी और का, है ना। इसको अपने आप में एक सेपरेट जो आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस है, वो मिलने में मुश्किल आए। तो यही है वो आइडेंटिटी क्राइसिस, जब हमें कंफ्यूजन में डाल देता है कि ये क्या है साइकोलॉजी, ये अपने आप में कोई सब्जेक्ट है या फिर किसी एक सब्जेक्ट का पार्ट है, चाहे वो फिलोसफी हो, सोशल साइंस हो, या फिर ह्यूमैनिटीज के अंदर कोई भी और दूसरे वर्ड्स, है ना। तो इसी को हम यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड या फ्रेज कह सकते हो, वो है कॉलोनियल इनकाउंटर। तो जब ब्रिटिशर्स के थ्रू हमें रूल किया गया, वहां पर कई सारी चीजें उन्होंने हमारे ऊपर इम्पोज कर दी, थोप दी, जिसकी वजह से एक लंबे पीरियड के अंदर हमें पता ही नहीं चला कि हमारी खुद की वैल्यूज क्या हैं। जो हमारे खुद के वैल्यूज, जिसमें वेदा और योगा आते हैं, हम उसको भूल कर उनके जो साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, उनको फॉलो करने लग गए। तो ये है जो कि कॉलोनियल इनकाउंटर में हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टर्म है ग्रीक हेरिटेज। ग्रीक हेरिटेज का मतलब यही है कि एक जो कंट्री है ग्रीक, जिसे आप यूनान के नाम से, हम सभी यूनान के नाम से जानते हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं, जिन्होंने साइकोलॉजी के जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। जिसमें आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो आपके अरिस्टोटल है, प्लेटो है, सेक्रोट है, जिसे हम सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के नाम से जानते हैं। डुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इनसे ही डेवलप हुआ, और जो कि एक फिलोसफी का बहुत बड़ा बेस बना। ठीक, तो हम इसमें जानेंगे कि ग्रीक हेरिटेज का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे हमें हेल्प कर पा रहा है साइकोलॉजी को डेवलप करने में। सो जो नेक्स्ट वर्ड है वो स्ट्रक्चरलिज्म है, जो कि एक्चुअल में ये स्ट्रक्चरलिज्म हो या फिर फंक्शनलिज्म हो, आगे जो वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, ये जब हमारे पास इस सिलेबस में पार्ट बना फोर फाउंडिंग फादर्स के बारे में, है ना, जो जिसमें वुंट है, फ्रायड है, जेम्स विलियम है, ये सारे लोग, तो इनके द्वारा ही अलग अलग एक तरीका सिखाया गया कैसे हम पढ़ना स्टार्ट करें, फिर साइकोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस कैसे देनी है। तो स्ट्रक्चरलिज्म में माइंड पर पूरा फोकस है कि माइंड का क्या स्ट्रक्चर है ना, कैसे इसकी संरचना है, और फिर आगे चीजें पढ़ती हैं। वैसे ही जो आपका फंक्शनलिज्म है, यहाँ पर जो अप्रोच है जेम्स की, विलियम जेम्स की, उनकी ये है कि जो माइंड है वो स्ट्रक्चर कैसे, उससे हटके कि ये काम कैसे करता है, उसका फंक्शन कैसे होगा, है ना। तो ये इस पर फोकस रहेगा। नेक्स्ट जो वर्ड है कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, है ना। तो ये कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जब 1950s का दौर चल रहा था, जब हम बिहेवियरिज्म के बारे में समझ रहे थे, साइकोलॉजी के बारे में समझ रहे थे कि आपके बिहेवियर के थ्रू हम एनालिसिस करें और रीड करें, वहीं पर इससे हटके थिंकिंग और इंटेलिजेंस के ऊपर जब ये शिफ्ट हुआ, है ना, तो ये था कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कि हम थिंकिंग के बारे में सोच रहे हैं, हम इंटेलिजेंस के बारे में सोच रहे हैं। तो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स के थ्रू वहां पे लॉजिकल एम्पिरिसिज्म को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके जो लॉजिक्स हैं, आपके जो साइंस हैं, है ना, वही हमेशा सबसे ऊपर है। अगर साइंस के थ्रू ये देखा जाए कि हाँ ये प्रूव हो गया, ये मेजर हो गया, तब तो बिलीवेबल है ना, चीजें एक्सेप्ट कर ली जाएंगी, अदरवाइज मुझे उसे एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। सो इसी का जो नेक्स्ट पार्ट बना, नेक्स्ट वर्ड पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये भी उसी का ही आपका कह सकते हो पार्ट है, जिसमें पॉजिटिविज्म में ये समझा जाता है कि जिस चीज को प्रूव किया जा सके
लॉजिक्स के थ्रू, है ना, जिसे हम देखा जा सके, महसूस किया जा सके और मेजर किया जा सके, उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे, उसी को हम मानेंगे। जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म का मतलब ये है कि अगर कोई चीज रिसर्च कर रहा है कोई भी एक ह्यूमन बीइंग, तो उसकी खुद की कुछ बायसनेस होती हैं, वो खुद थोड़ा सा पार्शियलिटी तो करता ही है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रिजल्ट है और आउटपुट है जरूरी नहीं कि वो एकदम से करेक्ट और ट्रू आए। तो ये पोस्ट पॉजिटिविज्म का पार्ट रहा। नेक्स्ट वर्ड है आपका, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वर्ड है, वो है सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। मतलब ऐसे आइडिया जो हमारे सोसाइटी में हम खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे मेल फीमेल यानी जेंडर बेस्ड रोल हैं, ये हमारे द्वारा ही तो बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। फिर इसके बाद जो आता है, तो ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या है? ऑन्टोलॉजी का मतलब है कि अगर इंग्लिश में देखें तो व्हाट एग्जिस्ट, है ना, क्या एग्जिस्ट करता है, रियलिटी क्या है, इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ रियलिटी, ये पार्ट आता है ऑन्टोलॉजी में। और एपिस्टेमोलॉजी का मतलब ये है कि ये जो नॉलेज है वो कैसे आया, है ना, जो हम जानते हैं उसे हमने कैसे जाना, उसके बारे में जानना ही एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आएगा। तो यानी कि प्रोसेस, है ना, तरीका। फिर आता है आपका नेक्स्ट पार्ट, विद्या और अविद्या। तो खासकर इंडियन साइकोलॉजी या फिर इंडियन जो थॉट्स हैं उसके अंदर ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्या मतलब जो स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाए, जो हमको रियल और सेल्फ नॉलेज दे, है ना, कि हमारे बारे में एक्चुअल में क्या चीजें हैं। और वहीं पे अविद्या का मतलब ये है कि जब हम मटेरियलिस्टिक जाते हैं, पैसा है, धन है, माया है, इसके बारे में जाते हैं, जो कि रियल सेल्फ नहीं है, तो इसके बारे में स्टडी होगी तो वो अविद्या है। सो इस तरह से जो यूनिट 1 का जो पार्ट था, जिसमें इंपॉर्टेंट जो टर्म है, कीवर्ड्स हैं, इसको हमने डिस्कस किया, उसके एक ब्रीफ और जनरल मीनिंग को देखा है। ऐसे ही अब हम यूनिट 2 की तरफ से आते हैं। अब यूनिट 2 का नाम ही रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स है। तो इसमें रिसर्च अपने आप में एक वर्ड है जो कि कहने के लिए बहुत छोटा वर्ड है, सर्च को दोबारा से, है ना, जो खोजा उसे दोबारा खोजे तो वो रिसर्च है। बट अब यहाँ पे हम देखेंगे जो इसके खास अर्थ निकलेंगे यहाँ पे, है ना। तो पहला तो रिसर्च प्रॉब्लम है। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है? जब आप रिसर्च करने जाते हो तो क्या रिसर्च करने जा रहे हो, है ना, किसके बारे में रिसर्च करने जा रहे हो, जो मेन कंसर्न होता है वही होता है रिसर्च प्रॉब्लम, जिस चीज को आप खोज रहे हो, ठीक है। सो रिसर्च में मेन पार्ट है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये है जो बदलता रहे, है ना। जब हम रिसर्च करते हैं तो उस पे हम लोगों के ऊपर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, है ना। तो वेरिएबल दो तरह से होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। नाम से ही अपने आप में है कि डिपेंडेंट किसी के ऊपर आश्रित है, इंडिपेंडेंट वो अपने आप में खुद से ही स्वतंत्र है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी जो क्वांटिटी है रिसर्चर तय करता है ना, वो अपने आप में उतना जल्दी बदलते नहीं है, हम चाहेंगे तो बदलेंगे उसका इम्पैक्ट। और डिपेंडेंट क्या है कि अगर हमने इंडिपेंडेंट वाले को बदला तो ऑटोमेटिकली वो बदलेगा। जैसे इंडिपेंडेंट में अगर हम मेडिसिन, है ना, कि अगर मैंने आपको एक पैरासिटामोल की मेडिसिन दी, तो अगर आपको बुखार है तो आपको बुखार कम होगी, ठीक है ना। तो मेडिसिन हो गई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ये तो पहले से ही कंफर्म किए ही देंगे हम आपको, है ना। इसमें से हो सकता है मैं पैरासिटामोल की जगह कोई दूसरी सॉल्ट दे दें आपको, ठीक। बट अब अगर मरीज की जो तबीयत है ना, किसी को हो सकता है कि जो 102 टेम्परेचर रहा हो उसका 98 आ गया हो, और किसी को हो सकता है कि उस टेम्परेचर वो बहुत ही कम गिरा हो। तो जो ये वेरिएबल हैं इस तरह से होते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया। इस तरह से जब हम रिसर्च करेंगे तो हमारे पास जो वेरिएबल होंगे दो तरह से मिलेंगे, ठीक है। फिर रिसर्च के जगत में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है हाइपोथेसिस, परिकल्पना। हाइपोथेसिस क्या होती है कि एक एजुकेटेड गेस, फॉर एन एग्जांपल कि मैं रिसर्च करने वाला हूं कि एक अच्छी पेरेंटिंग जो होती है वो चाइल्ड के लाइफ टाइम हमेशा ग्रोथ पे काम आती है, और मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया। तो मैं जो हाइपोथेसिस रखूंगा वो एक स्टेटमेंट होगा एक्चुअल में, है ना। एजुकेटेड किसका मतलब ये है कि हमने सोच समझ के रखा है उसको कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पर जो हाइपोथेसिस होगी वही हमारा एक गेस है कि मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं यहाँ पे कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं और अच्छे संस्कार देने वाले पेरेंट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे ही होंगे, है ना। ये मेरा गेस है, ये एक हाइपोथेसिस होगी। उसके बाद आती है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब ये है कि अब मैंने जो अपनी हाइपोथेसिस रखी वो किसी पे जाके तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अब जो एक्सपेरिमेंट करने वाली जनता है, पॉपुलेशन है ना, वो आप ऐसा तो कर नहीं सकते ना कि अगर मैंने एक सिटी ले ली, जयपुर सिटी, है ना, तो जयपुर सिटी के जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेटेड हैं, उनके बच्चे भी एजुकेटेड होंगे, तो मैं 100% सारी पॉपुलेशन को कवर नहीं करूंगा।
मुझे कुछ सेलेक्टिव यानी कुछ अगर 5,000 है, 5,000 में से 10 है ना, ऐसे ही एरियाज में मैं डिवाइड करूंगा। तो सैंपलिंग का डिफरेंटली सीधा मतलब है कि जिसपे हम टेस्ट कर रहे हैं, जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें कुछ सिलेक्टिव पर्सन है ना, उसे सैंपलिंग कहेंगे। देन आता है एथिक्स। एथिक्स का सीधा मतलब होता है नैतिकता। रिसर्च करने का मतलब ये नहीं होता है कि जिस तरह से मूवीज में दिखाया जाता है कि हमने सारे कानून तोड़ दिए, सारे वायदे तोड़ दिए, है ना। इसके सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करके, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही आप रिसर्च करते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके एथिक्स। उसके बाद जैसा कि आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। जैसे हमने अभी बात की कि रिसर्च है, रिसर्च के टाइप्स हैं, तो अलग अलग डायमेंशंस को देख के, जिसमें क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब ये कि जहाँ पे हमें फिगर्स मिल सके, आंकड़े मिल सके, जैसे हम उसे नंबर्स के रूप में लिख सकें, है ना। और वहीं पर जो क्वालिटेटिव होता है वो होता है कैसा कि ऑब्जर्वेशन क्वालिटी के बेसिस पे, जिसमें हम इंटरव्यूज के द्वारा, क्वेश्चनर्स के द्वारा एक्सेप्ट कर पाते हैं। ऐसा ही जो एक नेक्स्ट तरीका होता है वो होता है एक्सपेरिमेंटल और क्वासी रिसर्च, है ना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको हम रेंडमली चूज करते हैं, है ना, कोई भी पहले सिलेक्टेड नहीं होता। और जबकि जो क्वासी होता है उसमें हम पहले से ही जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके ही दोबारा से स्टडी करते हैं, ठीक। इसके बाद आता है फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी का मतलब क्या है कि कोई भी इंसान के जो प्रोस्पेक्टिव है उससे हम समझ पाए कि उसका लिव्ड एक्सपीरियंस क्या था, उसके लिए वो घटना कैसी थी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर रास्ते से हम जा रहे हैं एक किसी डेस्टिनेशन में, फॉर एग्जांपल मैं अपने ऑफिस या स्कूल या कॉलेज जा रहा हूँ, और रास्ते में मैंने एक एक्सीडेंट देख लिया जिसमें मान लो कि एक पशु का, है ना, कुत्ते का या कि गाय का, किसी का भी एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, सडनली। तो कोई होगा कि अगर उससे हम उसका प्रोस्पेक्टिव पूछे कि ये घटना आपके लिए कैसी थी, तो किसी के लिए ये बहुत ही भयावह घटना रही होगी, वो उससे उभर नहीं पा रहा होगा, वो वहां से निकल नहीं पाया। और किसी के लिए ये बहुत ही जनरल रहा होगा कि ये तो पार्ट है ना, इसमें वो दूसरी चीजें देख रहा होगा कि रोड का जो साइड है वो ब्लॉक नहीं थी, इस वजह से हुआ। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव था उससे हम समझ पाए हैं। ये फिनोमिनोलॉजी का मतलब ये है कि हम उससे समझ पाए हैं कि एक्चुअल में उसका क्या लिव्ड एक्सपीरियंस है, उसके लिए घटना कैसी है। देन है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का मतलब क्या है कि किसी भी स्पेसिफिक जो कल्चर है, अगर हमको रिसर्च करनी है तो वहां पे हम जाएं, रहें, समय बिताएं, देखें कि वहां का रहन सहन कैसा है, ये सारी चीजें। तो ये जो तरीका होगा रिसर्च का वो होगा एथनोग्राफी का। सो अभी जैसे रिसर्च का जो पार्ट है यूनिट 2 में, दूसरा पार्ट इसी का है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जैसे है सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मतलब ये है कि जब हम इसके थ्रू स्टैटिस्टिक्स यानी डाटा को कलेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं, इसमें मीन, मीडियन, मोड, है ना। हिंदी में आपने शायद सुना हो माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो ये है। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट आता है आपका डिस्पर्सन, जिसमें हम डेटा के जो फैलाव है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। नाम से ही क्लियर है प्रोबेबिलिटी, क्या इसका संभावना है चीजों को लेके, और खासकर सबके सिलेक्ट होने की मतलब बराबर चांसेस कितने हैं, फेयरनेस कितनी है ना। ये सारी चीजें इसमें प्रोबेबिलिटी में आएंगी। वहीं पे नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, मतलब जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और एनालिसिस कर रहे होते हैं तो प्रोबेबिलिटी में हम सबको बराबर चांस देते हैं फेयरनेस का। वहीं पे नॉन प्रोबेबिलिटी में हम डेटा तो सेलेक्ट करते हैं लेकिन वो बायस होता है, जरूरी नहीं कि हम उसी पे करें जिसपे हम मतलब एक तरह से सबके साथ फेयरनेस है ना, तो सिलेक्टेड होती हैं चीजें। वहीं पे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एक इंपॉर्टेंट टर्म है और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें बिल के शेप में एक ग्राफ होता है। इसका नाम ये है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसमें सारी चीजें जो आपका ये ऐसा शेप बना होता है ना एनपीसी का, इसमें बीचों बीच होती हैं। अभी जिधर साइड स्क्यूनेस होगा, जिधर साइड झुकाव होगा, उस बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं, है ना। तो इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आते हैं टेस्ट के टाइप, है ना, किस तरह के टेस्ट हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट जहां पे डेटा जो होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसमें कहा जैसे टी टेस्ट है। हालांकि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, बिगिनिंग कर रहे हो, शायद ही इसके बारे में कुछ समझ में आए, क्योंकि इसका हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे तो उसी लैंग्वेज में करेंगे जिसको हम पढ़ेंगे। और नॉन पैरामेट्रिक का मतलब ये कि जब हम डेटा जो कलेक्ट किए वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, है ना। तो ये सारी चीजें जिसमें मैन विटनी के काई स्क्वायर ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद आता है कोरिलेशन। ये जो कोरिलेशन वर्ड है इनके अपने अपने साइन और सिंबल है मैथमेटिकल रूप में, ठीक है ना। इसमें दो चीजों के बीच में
या कि क्या कहते हैं रिलेशन। कोरिलेशन का मतलब वर्ड क्या है कि दोनों चीजों के बीच में हम रिश्ता ढूंढते हैं। तो कोरिलेशन का अगर बेस्ट एग्जांपल लें कि अगर आपने ज्यादा पढ़ाई की है तो ज्यादा मार्क्स आएंगे। हालांकि ये मैं कोई स्टेटमेंट और कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कोरिलेशन को एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज भी बढ़ी। मतलब अगर पढ़ाई ज्यादा होगी तो मार्क्स ज्यादा आएंगे, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं और इसे ही हम पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है। उसके बाद है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब ये है कि एक वेरिएबल के थ्रू हम दूसरे वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर इसकी वैल्यू ये है तो उसकी क्या होगी, है ना, एक प्रिडिक्शन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के द्वारा दिया गया है। उसके बाद आता है आपका अगला इंपॉर्टेंट फ्रेज या वर्ड कह सकते हो कि वर्ड है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का मतलब ये है रिसर्च का एक ब्लूप्रिंट, है ना, जिसमें बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप आते हैं। बिटवीन का मतलब ये है कि अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर अलग अलग ट्रीटमेंट, और वहीं पर विद इन का मतलब ये है कि सारे ग्रुप पर एक ही तरह का ट्रीटमेंट, है ना। तो ये चीजें होती हैं। अब हम देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं पार्ट 3 या यूनिट 3 कह सकते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में जो मेन पार्ट है वो आपके टेस्ट कंस्ट्रक्शन है, आइटम राइटिंग है, इसी के ऊपर है। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है एक रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि आप किसी के ऊपर भरोसा करते हैं नहीं, है ना, विश्वास, विश्वसनीयता। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी, है ना, जो रिजल्ट की कंसिस्टेंसी है वो कैसी है। अगर हम बार बार सेम चीज दोहराएं तो उसका जो रिजल्ट है वही आए, है ना। तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है रिजल्ट आने की वो हमेशा सेम हो, कंसिस्टेंट हो। वैलिडिटी का मतलब क्या है, एक्यूरेसी। हम किसके ऊपर रिसर्च और टेस्ट कर रहे हैं उसका उसके ऊपर अडिग रहे हैं, है ना, वो वैलिडिटी है। बार बार हम वही जो करना चाहते हैं वही करें, कुछ और ना करने लग जाए उसकी वजह से। ठीक है। इसके बाद जो आ रहा है इंपॉर्टेंट टर्म वो है आइटम राइटिंग। आइटम क्या होते हैं, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में आइटम का मतलब सवाल है। सवाल कैसे बनाया जाए, टेस्ट कैसे बनाया जाए, है ना, उसको कितना टफ किया जाए, मॉडरेट किया जाए, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी। ठीक है। देन हम देखें अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। सो न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो टेस्ट हैं इसमें बेसिकली ब्रेन में जो इंजरीज हुई हैं उसके बारे में टेस्ट करना और चेक करना है ना, जिससे मल्टीपल तरह के जो डिस्टार्ट है ना, इनके जो टेस्टिंग है, तो इसके बारे में हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद जो आता है इंटरेस्ट इन्वेंट्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज के बारे में, कैरियर के बारे में क्या इंटरेस्ट रेट है उसको एनालिसिस करना है ना। उसके बाद आता है आपका एटीट्यूड स्किल। एटीट्यूड स्किल का मतलब क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल आप किसी मॉल में गए, किसी शॉप के अंदर गए, अब शॉप में आपने शॉपिंग की, तो कई बार पूछा जाता है ना कि आपको सर्विसेज कैसी लगी, आप 5 स्टार में से कितने स्टार देना चाहेंगे। कुछ जगहों पर बड़े बड़े ग्लो साइन बोर्ड होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के इमोजीज बने होते हैं, जिसमें एक इमोजी होता है जो बहुत ही स्माइल कर रहा होता है, एक होता है कि जो न्यूट्रल होता है। तो ये जो स्केल्स हैं वो आपके एक्सपीरियंस को लेने के लिए, आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, तो ये एटीट्यूड स्केल में है। जैसे लिकर्ट की स्केल है, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, सारी चीजें, है ना। अब हम आते हैं आपके यूनिट 4 की तरफ। ठीक है। यूनिट 4 पूरी तरह से बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के बारे में है ना। इसमें आपका कैसा बिहेवियर है इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा, किसकी वजह से कैसा हुआ। मतलब आपके पूरा बायोलॉजी से स्टार्ट होगा और वो साइकोलॉजी तक पहुंचेगा। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो टर्म है पहला वो है सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम क्या होता है, हमारे पास ह्यूमन बॉडी में ऐसे सेंस जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, लाइक आईज, ईयर्स, नोज, टच, यानी कि जो हमारी स्किन है जिसके थ्रू हम सेंस एब्जॉर्व कर पाते हैं, तो ये सारे सेंसरी सिस्टम है। ठीक है। और